हेलो एवरीवन, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश की कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे। ये न्यूज़ जो हमारे 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में जो है इम्पॉर्टेंट रही है, आपके प्री मेंस के लिए स्पेशली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बैकग्राउंड देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो इस टाइम फ्रेम में था हमारे पास, 123rd बर्थ एनिवर्सरी थी शोभा सिंह जी की। शोभा सिंह आपको पता ही है दैट काफी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं पेंटिंग के हिमाचल प्रदेश की। जब भी हम बात करते हैं तो इनकी न्यूज की बात कर लेते हैं। दैट न्यूज में क्या कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, देन उसके बाद जो है बैकग्राउंड लेने की कोशिश करेंगे। दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस न्यूज वी हैव। देखिए, न्यूज की बात करेंगे तो यस 123rd बर्थ एनिवर्सरी जो है रिनाउंड आर्टिस्ट शोभा सिंह की जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेशन जो है दोनों ही स्टेट पंजाब यू कैन से और हिमाचल प्रदेश दोनों ही स्टेट्स में जो है इसको सेलिब्रेट जो है वो किया गया है। और इसके लिए सीरीज ऑफ आर्ट एग्जीबिशंस हैं, वर्कशॉप्स और उसके साथ साथ स्टूडेंट कॉम्पिटिशन जो हैं ये यहाँ पे हेल्ड किए गए 27 नवंबर से लेके 29 नवंबर 2024 के बीच में। न्यूज का हाईलाइट देख लेते हैं। दैट इसमें अगर आप देखेंगे तो एक वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, जिसमें जो है दो चीजें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कल्चरल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, पंजाब की फुलकारी एम्ब्रॉयडरी और जापान की शाशिको स्टिचिंग के, इन दोनों को जो है इन दोनों की जो कल्चरल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे इन दोनों को एक्सप्लोर किया गया है यहाँ पे। यानी कि इस वर्कशॉप में जो है इन दोनों को एक्सप्लोर यहाँ पे करवाया गया है। और उसके साथ साथ यू कैन से आर्ट फेस्टिवल जो है ये भी यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है। भटिंडा में अगर आप देखेंगे तो एक आर्ट फेस्टिवल जो था इसको होस्ट करवाया गया नवंबर 28 से लेके 1 के बीच में, जिसमें यू कैन से एक लाइव पेंटिंग कंपटीशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया, जिसमें 400 के आसपास स्टूडेंट्स जो है उन्होंने हिस्सा लिया। हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन हुए, कल्चरल सेलिब्रेशन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे किया गया और उसके साथ साथ शोभा सिंह कला पुरस्कार जो है ये भी दिया गया। और इसके लिए आप देखें तो ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड था ये एक्चुअली में प्रेजेंट किया गया था किशोरी लाल वैद्य जी को। ये आपने ध्यान रखना है। तो किशोरी लाल वैद्य जी हैं जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट और शोभा सिंह की फिलॉसफी में, उनको यहाँ पे शोभा सिंह कला पुरस्कार जो है उससे नवाजा गया। आइए बात करते हैं शोभा सिंह जी की और सबसे पहले जानते हैं दैट उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट काम के बारे में। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पेंटिंग जो हैं उनके लाइव से जुड़े हैं, कौन कौन से उनके पेंटिंग्स रहे हैं। तो सिस्टर ऑफ द स्पाइनिंग व्हील 1955, ये आपने ध्यान रखना है। देन उसके साथ साथ देखेंगे पंजाबी ब्राइड के साथ साथ जो है फ्रेंड्स उनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसको बोलते हैं कांगड़ा ब्राइड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि दीज बोथ आर द आइकॉनिक पेंटिंग्स हैं ये इनकी, और जो एक्चुअली में जो कल्चरल हेरिटेज है, चाहे फिर पंजाब की बात हो चाहे फिर यहाँ पे हिमाचल की बात हो यानी कि कांगड़ा की बात हो, दोनों को ही शोकेस जो है वो यहाँ पे किया जाता है इस कांगड़ा ब्राइड, और यू कैन से पंजाबी ब्राइड भी इसको बोलते हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल जो ब्राइड अटायर है, ठीक है जी, उसमें जो है इस पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया है इनके द्वारा। देन उसके बाद जो है पोर्ट्रेट्स ऑफ द सिख गुरुज, ये भी इनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं, जिसमें इन्होंने यू कैन से द लाइव्स एंड द टीचिंग जो है जो सिख गुरुज हैं उनको यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश जो है वो की है अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। देन उसके बाद आप देखेंगे हीर रांझा और सोनी महिवाल, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द शोभा सिंह जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा सोनी महिवाल की पेंटिंग्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरे कंप्लीट लाइफ स्पैन में जो है शोभा सिंह ने आई थिंक सो इन्होंने 4 बार जो है इस पेंटिंग को बनाया था। एक बार तो जब सोनी महिवाल थे खुद, और उसके लिए फिर डिमांड्स जब आई थी, एक पेंटिंग में तो खुद इन्होंने खुद को ही मिरर में सामने रख के जो है कुछ पार्ट्स जो थे, कुछ पोर्शंस जो थे उस पेंटिंग के डिपिक्ट किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो फेमस रोमांटिक फोक टेल्स हैं पंजाब के, उनको भी इन्होंने डिपिक्ट यहाँ पे किया हुआ है। देन भगत सिंह के पोर्ट्रेट्स जो है फ्रेंड्स ये भी काफी फेमस हैं शोभा सिंह के। तो यस, दीज वर सम इंपॉर्टेंट यू कैन से आइकॉनिक वर्क, आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द शोभा सिंह जी। उसके बाद बात करते हैं इनकी लाइफ की। तो यस, शोभा सिंह जी की बात अगर करें तो यस 1901 में जो है गुरदासपुर पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था,
और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जब ये पेंटिंग्स के इस दुनिया में आए तो उससे पहले ये आर्मी में भी एक यू कैन से सोल्जर हुआ करते थे। ही इज ऑल्सो सर्व्ड इन द आर्मी, बट आफ्टर दैट यू कैन से सबसे पहला स्टूडियो इन्होंने फिर अपना अमृतसर में बनाया था, जिसमें उन्होंने फोकस किया था सिख हिस्ट्री और उसके साथ साथ उनकी जो कल्चरल थीम्स थी उनके ऊपर जनरली जो था ये स्टूडियो यहाँ पे फोकस करता था। और उसके साथ साथ इन्होंने पेंटिंग की दुनिया में एक तरह से यू कैन से फुल फ्लैश जो है यहाँ पे कदम रखा। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये अंद्रेटा आए। अंद्रेटा में अगर आप देखेंगे तो 1949 के आसपास जो है ये अंद्रेटा में आए थे यहाँ पे, और यहीं से स्टार्ट यू कैन से ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ इन द पेंटिंग्स एंड द क्रिएशन आर्ट। वहीं पे फिर अपना जीवन जो है इन्होंने यहाँ पे बसर किया। आज आपको पता है अंद्रेटा में आपको सोभा सिंह आर्ट गैलरी भी मिलती है ना। और फेमस पोर्ट्रेट्स अगर बात करें तो जैसे हमने बात की सिख गुरुज हैं, पंजाबी फोक टेल्स हो गए जैसे हीर रांझा, सोनी महिवाल हो गया, और उसके साथ साथ भगत सिंह, ये सारे पोर्ट्रेट्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सोभा सिंह जी के बारे में, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ है दैट नवंबर के महीने में दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुए, हेल्ड हुए। एक है लवी मेला और दूसरा है रेणुका जी फेस्टिवल। दोनों को एक साथ जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं दैट क्या इंपॉर्टेंस है इनकी और क्या इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं। तो देखिए भाई न्यूज में ये कहा गया है कि 4 दिनों का एक मेला हुआ दैट 4 डे इंटरनेशनल लवी फेयर शोकेसिंग द इंडो तिब्बतन ट्रेड रिलेशंस बिगिन एट द रामपुर। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 5 डे श्री रेणुका जी फेयर जो है ये भी जो है कमेंस कराया गया सिरमौर के अंदर। यानी कि 2 फेस्टिवल्स हुए, इनमें से एक लवी हुआ और दूसरा जो है रेणुका जी फेस्टिवल जो है यहाँ पे करवाया गया। हाईलाइट की बात करते हैं तो लवी मेला जो है ये रामपुर में हुआ। एक इंपॉर्टेंट ट्रेड फेयर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, इवेंट है, एंड इट इज वेल नोन फॉर इट्स वुलन गारमेंट्स एंड द ड्राई फ्रूट्स अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स एंड इट ऑल्सो फीचर्स द कल्चरल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स। वहीं अगर हम बात करेंगे रेणुका जी फेयर की भी तो यह सिरमौर के अंदर जो है ये फेयर यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया और इसको इनॉग्रेट किया गया हमारे जो चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और उसके साथ साथ सेलिब्रेट करता है ये द रीयूनियन ऑफ द गॉडेस रेणुका एंड द लॉर्ड परशुराम। जो उनकी माता जी थी तो उनकी रीयूनियन जो है यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। उसके साथ साथ रिलीजियस प्रोसेशंस होती हैं यहाँ पे, कल्चरल प्रोग्राम जो है ये भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं भाई। तो इस तरह से जो है ये दोनों मेले जो है सेलिब्रेट किए गए, एक रामपुर में और दूसरा रेणुका में यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर। अगर हम बात करें रेणुका जी फेस्टिवल की स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखो होता क्या है इस मेले में, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यू कैन से दैट द रेणुका जी फेयर जो है इट्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट है ये विच इज सेलिब्रेटेड इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। यस, और ये सिंबलाइज क्या करता है द रीयूनियन ऑफ द गॉडेस रेणुका एंड हर सन लॉर्ड परशुराम। ठीक है जी, जब हम बात करते हैं रेणुका की, जमदगिनी की और उसके साथ साथ परशुराम की तो यस ये जरूर कहा जाता है दैट रेणुका जो जी थी जब उन्होंने यहाँ पे रामताल जिसे आज रेणुका लेक आप कहते हैं, जब उसमें जल समाधि उन्होंने ले ली थी तो यस उन्होंने डिसाइड किया था कि एक जो ऑस्पिशियस दिन होगा, परशुराम ने जब उनसे आग्रह किया था कि माता जी आप बाहर आ जाइए, मुलाकात करनी है, मिलना है, तो रेणुका जी ने कहा था कि एक ऑस्पिशियस दिन हम चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं यू कैन से देव प्रबोधिनी एकादशी। देव प्रबोधिनी एकादशी को क्या होता है फ्रेंड्स, यहां से एक प्रोसेशन निकाला जाता है। देखिए लॉर्ड परशुराम का जो प्लैंक्विन है वो रेणुका लेक लाया जाता है। ठीक है, जो उनका यू कैन से इनका जो एंशिएंट जो पुराना प्राचीन मंदिर है वहां से जो है यहाँ पे लाया जाता है। फिर एक ट्रेडिशनल प्रेयर होती है, कल्चरल नाइट्स इसमें जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। एक प्रोसेशन निकलता है, एक जलेब निकलती है, उस पूरी जलेब में जो है यू कैन से श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं, हर एक लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं। राइट, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इट सिंबलाइज द रीयूनियन, यू कैन से अ काइंड ऑफ रीयूनियन। वहीं अगर आप बात करेंगे लवी मेले की तो यस रामपुर में ये होता है और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स लगभग 300 साल पुराना है ये, और ये एक तरह से ओल्डेस्ट ट्रेड यू कैन से इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट यू कैन से इट्स अ ट्रेड ओल्डेस्ट ट्रेड फेस्टिवल जो है ये हमारे यहाँ पे कंडक्ट जो है वो करवाया जाता है। राइट, तो ओल्डेस्ट ट्रेड जो है ये यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पुराना जो है ये ट्रेड फेयर है हिमाचल प्रदेश का। और उसके साथ साथ अगर इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें
तो इसके ओरिजिन में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यस यू कैन से दैट यहाँ पे रामपुर बुशहर और उसके साथ साथ जो तिब्बत है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन रहता है, यानी कि क्या हुआ था जब इंडो से तिब्बतो लद्दाखी वॉर जब चले थे, तो इन तिब्बतो लद्दाखी वॉर में क्या हुआ दैट यहाँ पे जो रामपुर बुशहर के राजा थे केहरी सिंह, राइट, तो केहरी सिंह जो है, केहरी सिंह के बीच में जो है, इनके बीच में जो है, तिब्बत के रूलर के बीच में जो है एक ट्रीटी यहाँ पे साइन होती है और उस ट्रीटी का रिजल्ट ये निकलता है कि केहरी सिंह गॉट द हैंगरेंग वैली। तो जब हैंगरेंग वैली वाले रीजन जो है उनको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो यू कैन से एक ट्रेड रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में, और उसी का नतीजा जो है ये निकलता है आपका कि रामपुर बुशहर में जो है एक मेला स्टार्ट होता है, लवी फेयर जिसको बोलते हैं। तो हमारे यहाँ से ड्राई फ्रूट्स जाया करते थे और वहां से जो है बुल हो गया, जैसे पश्मीना हो गया, उसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुई थी, तो इसी का रिजल्ट निकला लवी मेला। तो आज भी इसको सेलिब्रेट जो है यहाँ पे किया जाता है, राइट। तो ये दोनों फेस्टिवल जो है आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मस्ट है आपको इसके बारे में जानना। हाल ही में आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल हॉस्पिटल है भोटा के अंदर, अगर इस हॉस्पिटल की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को जो है इसको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि क्लोज जो है इसका फंक्शनिंग हो जाएगा। हालांकि इसको स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन क्लोजिंग की बात जो थी यहाँ पे हो रही थी। अब इससे हुआ ये कि लोकल जो थे वो एक्चुअली में डिमांड कर रहे थे इसकी कंटिन्यूएशन की, कि जो मेडिकल सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं उनको यहाँ पे कंटिन्यू रखा जाए। तो उस कंटिन्यूएशन के लिए यू कैन से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है लोकल्स के द्वारा। अब इसमें, इस पूरे न्यूज में अगर हम बात करेंगे तो एक एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, और उस एक्ट में ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इज कंसीडरिंग अमेंडिंग द हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट ऑफ द 1972 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने जानना है इसके बारे में, बट उससे पहले फिलहाल हम समझ लेते हैं दैट यहाँ पे इस न्यूज की हाइलाइट्स को। इस न्यूज की हाइलाइट्स में अगर आप देखेंगे तो 75 बेड हॉस्पिटल जो है, ठीक है जी, ये भोटा में आपको मिलेगा और लगभग 2000 से जो है ये काम कर रहा है। और उसमें जो ये कहा जाता है कि ये फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है 900 विलेजेस को विद इन द 15 किलोमीटर के इस रेडियस के अंदर ही, दैट 900 ऐसे गांव हैं जिनको यहाँ पे फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, राइट। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो प्रोटेस्टर्स होते हैं यहाँ पे, जो प्रोटेस्टर्स जो हैं, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड किया सरकार से कि कंटिन्यू की जाए यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन की मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। दूर दूर से आप देख रहे हैं दैट यहाँ पे लोग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है मेडिकल सर्विसेज का यहाँ पे बेनिफिट जो है वो उठाते हैं, राइट। अब दिक्कत ये थी कि हुआ ये, इश्यू ये था कि ये हॉस्पिटल जो है ये चाहते थे कि इनसे जो 2 करोड़ रुपया जीएसटी लिया जाता है वो ना लिया जाए। देखो होता क्या है कि हॉस्पिटल्स के फंक्शनिंग को चलाने के लिए आपको मशीन्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, टूल्स चाहिए, तो उनको जब से प्रोक्योर किया जाता है, उनको जब खरीदा जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। उसी जीएसटी के ऊपर जो है ये थोड़ा सा मुद्दा चला हुआ है, और ये चाहते हैं कि ये जो हमारा हॉस्पिटल्स है हम अपनी ही जो चैरिटेबल इनकी एक संस्था है उसी संस्था को जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। अब ट्रांसफर की जब यहां पे बात आती है, यही तो एक बड़ा मुद्दा यहां पे चला हुआ है कि जब ये मान लो दैट पर्टिकुलर अपनी संस्था से किसी दूसरी अपनी ही पेरेंट संस्था को क्या करना चाहते हैं, इस लैंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस ट्रांसफर में अगर आप देखेंगे तो यस यहां पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस एक्ट के अंतर्गत। यहीं पे थोड़ी सी समस्या जो है वो यहां पे आ रही है, बिकॉज इस ट्रांसफर के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, सरकार को इस एक्ट को जो है वो अमेंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये सीलिंग लगा देता है। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ कंट्रोल यहां पे लगा दिए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। इसलिए तो पहले सरकार क्या करेगी, इसमें अमेंड करेगी, उसके बाद जो है फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूव जो है इसमें जरूरी हो जाएगा, बिकॉज उस केस में, बिकॉज इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी यहां पे मिला हुआ है जब ट्रांसफर की यहां पे बात आती है। तो यही ट्रांसफर का इशू जो है वो यहां पे अराइज हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है यहां पे
हो रही है, राइट। तो ये यहाँ पे डिमांड की जा रही है, यानी कि द सेक्ट हैज रिक्वेस्टेड लैंड ट्रांसफर टू इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द जीएसटी एग्जेम्पशंस नीडेड फॉर द हॉस्पिटल अपग्रेड। यानी कि जो भी यहाँ पे जीएसटी लगता है, जो अब हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं, मशीन्स चाहिए, तो उन पे जो जीएसटी लगता है उनसे एग्जेम्पशन दी जाए, और ये चाहते हैं कि इसका हॉस्पिटल का जो लैंड है इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। इस ट्रांसफर के लिए जो है ये एक्ट जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ रहा है, तो इसलिए जानना जरूरी है आप लोगों को दैट हिमाचल प्रदेश सीलिंग एक्ट जो है 1972, द लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, बिकॉज दीज आर नथिंग यू कैन से, दीज आर द लैंड रिफॉर्म्स one of the land reform in the Himachal Pradesh, which is very very important for your examination, because HS के मेंस में ऑलरेडी रिफॉर्म से सवाल जो है वो आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो अगर आप इन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, लैंड सीलिंग रिफॉर्म की बात करेंगे, तो सबसे पहले ये समझो ये था क्यों। तो यस, यू कैन से दैट इनेक्ट टू कंसोलिडेट and amend the laws concerning the ceiling on the land ownership in the state, यानी कि इस लॉ को बनाया गया था टू इनेक्ट टू कंसोलिडेट द लैंड एक्चुअली, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो ओनरशिप थी, द लॉ कंसर्निंग द सीलिंग ऑन द लैंड ओनरशिप इन द स्टेट, वहां पे, यानी कि इस लॉ का मेन मकसद क्या था, इस एक्ट का मेन मकसद क्या था कि एक तरह से एंश्योर कर सके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये समझो कि क्या है, देखो यहां पे एक बात समझने की जरूरत है आप लोगों को, दैट देखो सबसे पहले ये देखो कि जब हमारे पास हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो हमारे पास ना रूलर्स जो थे, रूलर्स वर द सोल अथॉरिटी, ठीक है जी। जो भी लैंड हुआ करता था उसके यहाँ पे सोल अथॉरिटी रूलर्स हुआ करते थे। जब फिर ब्रिटिशर्स आए तो जमींदार हुए एंड ऑल, और इस तरह से लैंड जो था कुछ एक पर्टिकुलर फैमिलीज, कुछ एक पर्टिकुलर नोबल्स, कुछ एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी, इन्हीं के अंतर्गत जो था पूरा का पूरा लैंड हुआ करता था। अब दिक्कत ये थी कि दे वर द ओनर, एक्सक्लूसिव ओनर। अब सरकार को ये लगा कि यार इसको क्या करना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो छोटे छोटे किसान फिर उनके वहां पे वो काम करते थे, वो सारी चीजें करते थे, तो उन्हीं में एक रिफॉर्म इन्होंने लाया, और उसी चीज को मद्देनजर तो टाइम टू टाइम जो है इन्होंने लैंड रिफॉर्म जो है वो करते रहे। और उसके साथ इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी कि जो लैंड ओनर्स हैं और जो नॉन लैंड ओनर्स हैं उनको जो है, यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है उनको कुछ टुकड़ा जो है जमीन का वो ट्रांसफर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि उनके साथ क्या हो सके, दैट यहाँ पे एक एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं उनको यहाँ पे सुचारू रूप से चलाया जा सके, या फिर उस चीज को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जा सके बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए जो है इस एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज दिक्कतें हमारे पास बहुत सारी थी। अब दिक्कतें ये भी थी, अगर आप देखेंगे तो रूलर्स यहाँ पे यू कैन से सोल अथॉरिटी यहाँ पे हुआ करते थे, और एक प्रोविजन हमारे पास जो था अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 39 बी और सी जो है डीपीएसपी का, उसमें भी उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पे काम करना था। तो यहाँ पे इसके लिए फिर हमने क्या किया, दैट इस पर्टिकुलर एक्ट को जो है वो भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें हमने क्या किया, दैट प्रोविजन जो थे इसमें हमने सीलिंग लगा दी, यानी कि एक लैंड होल्डिंग्स जो है उसके ऊपर सीलिंग लगा दी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर फैमिली, इस फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और उसके साथ साथ दो बच्चे जो हैं, इसके चिल्ड्रन जो हैं आपको इंक्लूड, ये एक फैमिली इन्होंने कंसीडर की, और उसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि कितना लैंड जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखी कि 10 एकड़ का लैंड जो है, द लैंड एश्योर्ड अंडर इरिगेशन प्रोड्यूसिंग 2 क्रॉप एनुअली, यानी कि वो एरिया जहां पे एक तो इरिगेशन फैसिलिटी है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो जमीन, जो लैंड यहाँ पे 2 फसलें जो है साल में दे देता है, तो उतना जो है 10 एकड़ तक का लैंड जो है वो होल्ड कर सकते हैं। दैट 15 एकड़ लैंड जो है वहां पे होल्ड किया जा सकता है, जहां पे एक ही क्रॉप जो है एनुअली निकाली जाती है। और अगर बगीचे की बात की जाए, ऑर्चर्ड्स की बात की जाए, इन दैट पर्टिकुलर केस 30 एकड़ का लैंड जो है वो रखा जा सकता है। लेकिन जब ट्राइबल एरियाज की बात आती है, जैसे लाहौल स्पीति, पांगी, डोडरा, कवार हो गया, तो यहाँ पे जो है 70 एकड़ जो है उस लिमिट को इन्होंने यहाँ पे रख दिया था कि इतना लैंड। अब टाइम टू टाइम समय के साथ साथ जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है जी, किसी को परमिट किया गया, किसी को नहीं परमिट किया गया। ये सिर्फ इतना समझ लीजिए कि
आप ये समझो कि जो हिमाचल प्रदेश में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत स्कैटर्ड है। हमारे पास स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा है। अब उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे क्या किया गया था, दैट इसमें फिर कुछ एक तरह से प्रोटेक्शन जो थी वो लगाई गई थी, जिसमें आप सेक्शन 118 जो है वो पढ़ते हैं। वो इसलिए लगाया गया था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो किसान हुआ करते थे, स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, दैट शॉर्ट टर्म लालच के लिए, पैसों के लिए जो है वो अपनी जमीनों को बेचने लग गए, किसी को भी बेचने लग गए। तो सरकार ने बोला कि नहीं यार, ये तो गलत हो जाएगा, और वही कल को लोग क्या करने लगे, नौकरों की तरह वहां पे काम करने लग गए। तो सरकार ने ये लगा कि नहीं, हमें इस चीज को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने फिर सेक्शन 118, जिसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, राइट। अब इसमें कुछ एक एग्जम्पशंस होती हैं, ठीक है। अब चाहे एग्जाम्पशंस की अगर आप बात करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पशंस अंडर द एक्ट क्या है, दैट जो लैंड ओन्ड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, वो इसके इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आती। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज जो होती हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आती। रिलीजियस और स्पिरिचुअल बॉडीज प्रोमोटिंग मॉरल एंड सेकुलर टीचिंग, अब यहां पे आ गया, उनमें भी एग्जेम्पशंस हैं। बट दिक्कत यह है, अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 6000 एकड़ का लैंड है पूरे हिमाचल प्रदेश में, राधा स्वामी ब्यास के पास। अब यहां पे क्या है, दैट सरकार ने एक राइडर लगा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना लैंड जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती दूसरे को, ना ही गिफ्ट कर सकती है, ना ही लीज पे दे सकती है, ठीक है, किसी ना ही मोर्टगेज कर सकती है। तो वहां पे एक सीलिंग लगा दी इन्होंने, एक राइडर लगा दिया था स्पेशली जब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो उसी में जो है अब अमेंडमेंट जो है वो करने की जरूरत है यहां पे, तब जाके जो है ये ट्रांसफर होगा। उसके साथ साथ देखेंगे तो टी एस्टेट्स और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, एक्चुअली तो टी एस्टेट्स हैं वो भी इससे एग्जाम्पशंस में है। देन उसके साथ साथ आप देखें लैंड अंडर बोनाफाइड इंडस्ट्रियल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूज एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो उनके द्वारा जो है इनको यहाँ पे रखा जाता है, राइट। तो इसमें एग्जाम्पशंस भी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद सेक्शन 18 की 118 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे दैट you can say it restrict the transfer of the land ownership in the state to the non agriculturist, जो स्टेट के you can say लैंड ओनरशिप के ट्रांसफर में ही तो ये रोक यहाँ पे लगाता है। और लैंड सीलिंग लॉज एंड सेक्शन 118 टुगेदर एंश्योर दैट द लार्ज लैंड होल्डिंग रिमेन्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन और द मिसयूज ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। तो इसी के लिए जो है फिर सेक्शन 118 जो है इस एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट। तो ये लैंड सीलिंग एक्ट, एग्जेम्पशंस और यस क्या सीलिंग है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में जो है यहाँ पे रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी चंबा रुमाल की एम्ब्रॉयडरी से। चंबा रुमाल की एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करेंगे तो यस दिस इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म वी हैव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट कराया गया ऑन द ट्रेडिशनल चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडरी। इसके ऊपर जो है एक कंडक्ट करवाया गया, कहाँ पे, H2O हाउस जो है चमीनो विलेज में, चंबा में, वहां पे जो है इसको यहाँ पे कंडक्ट जो है वो करवाया गया था। अब इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया अहिल्या हॉलीडेज और उसके साथ साथ NGO नॉट ऑन मैप, इन दोनों के द्वारा जो है इसको यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 15 आर्ट एंथुजियास्ट जो थे फ्रॉम USA और UK, ठीक है जी, उन्होंने यहाँ पे कैन से इट अट्रैक्ट दीज पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हु एक्सप्लोर द हिस्ट्री एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द इंट्रिकेट नीडल वर्क, जिन्होंने यहाँ पे इसको चीज शोकेस किया। आइए हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हुआ क्या है, कैसे आर्टिस्टिक शोकेस जो है यहाँ पे हुआ, यानी कि एक वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट कराई गई। उस वर्कशॉप में अगर आप देखेंगे तो कुछ एमिनेंट आर्टिस्ट थे हमारे यहाँ पे, जैसे पद्मश्री ललिता वकील जिनको चंबा रुमाल में पद्मश्री मिला है, नेशनल अवार्ड विनर थे अंजलि वकील जो है, इनको नेशनल अवार्ड मिला है, दिनेश कुमारी इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है एम्ब्रॉयडरी में। तो इन सब ने क्या किया है, एक कंडक्ट करवाई वहां पे, यू कैन से एक वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट करवाई, जिसमें शोकेस किया गया इस कल्चर को, जिसमें कल्चर, फिर उसके साथ साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई। देन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात जो है वो यहाँ पे की गई, बिकॉज ये जो वर्कशॉप हुआ इट वॉज द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर टेक्सटाइल एंड आर्ट टूर, यू कैन से एम टू कनेक्ट द इंटरनेशनल टूरिस्ट विद द रीजन्स हेरिटेज।
इंक्लूडिंग द स्टॉप्स इन द धर्मशाला, यू कैन से जो भी थानका पेंटिंग्स है और कुल्लू की सॉल मेकिंग्स है, राइट। तो एक यू कैन से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात की, यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म जो है उसकी चर्चा जो है यहाँ पे की गई। और उसके साथ साथ ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन जो है, यानी कि जो इवेंट जो हुआ स्टूडेंट्स, इसने हेल्प की टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडरी। हालांकि चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडरी जो है इसको ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑडियंस के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, उसकी हम चर्चा करेंगे, बट फिलहाल ये आप लोगों को जानना थोड़ा सा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर न्यूज से जानना, वो है चंबा रुमाल। देखिए स्टूडेंट्स, चंबा रुमाल की जब हम बात करते हैं तो कहा यह जाता है दैट जो गुरु नानक जी थे, उनकी बहन जो नानकी थी, उनके द्वारा जो था इस चंबा रुमाल की स्थापना की गई थी। यानी कि जो स्टार्टिंग जो थी वो चंबा रुमाल की एम्ब्रॉयडरी की जो स्टार्टिंग है उनके द्वारा की गई थी। बट उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एक यू कैन से सिंगल स्टिच टेक्निक जो है यहाँ पे हुआ करती थी। बट आफ्टर दैट ये कहा जाता है, जब चंबा की हम बात करते हैं तो चंबा में मुगल पीरियड था। ये जनरली ये कहा जाता है कि जो चंबा का यू कैन से हैंडकरचीफ है, अगर आप उसको देखें तो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी जो है आर्ट ओरिजिनेट हुई है ये हिमाचल प्रदेश में। इसके रूट जो है वो जनरली मुगल पीरियड के आसपास के माने जाते हैं हमारे यहाँ पे। आज जनरली वैसे भी 16-17 सेंचुरी के आसपास जो है ये एंटर हुआ था। पृथ्वी सिंह वाज द राजा एक्चुअली, तो जिनके समय पे जो है चंबा में इसकी एंट्री हुई थी। अब उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन से इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल ऑफ द रीजन ऑल्सो। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान देखो राजा के साथ जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, नॉर्मल जो फैमिलीज हुआ करती थी, जो कॉमन पीपल थे, सभी के सभी जो था चंबा में यू कैन से एम्ब्रॉयडरी टेक्निक जो थी वो करते थे। हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि की फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एक टेक्निक जो है उसका यूज किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी टेक्निक की अगर बात करेंगे चंबा रुमाल की, देखिए चंबा रुमाल जो है पॉकेट रुमाल नहीं होता, ये जनरली यूज किया जाता है स्पेशल ओकेजन्स पे। डेकोरेटिव आइटम है ये, इसको जनरली शादी है, चाहे कोई पर्टिकुलर जो फेमस यू कैन से और ऑस्पिशियस एक तरह से गैदरिंग है, इवेंट है, वहां पे इसको शोकेस जो है वो किया जाता है। साइज इसका एक पॉकेट के साथ साथ यू कैन से एक बड़े ब्लैंकेट के साइज का भी ये हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा दैट एम्ब्रॉयडरी टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डबल साइडेड स्टिच ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसको बोलते हैं दो रुख टेक्निक या फिर दो रुख टांका जो है वो भी इसको कहा जाता है। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको जानना। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे दैट यू कैन से इसमें जो है जनरली यू कैन से राइट और रिवर्स इसमें नहीं होता। राइट और रिवर्स बोलने का क्या मतलब? बोलने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को देखते हैं दैट उसकी एक फ्रंट साइड होती है जिसमें आपको इमेज मिलती है, लेकिन बैक साइड में देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा काम इस पे किया है। यानी कि बैक साइड जो होती है इट्स काइंड ऑफ रफ साइड, जिसमें आपको उसमें किस तरह से वो इसको वीव किया गया है वो मिलता है। लेकिन दो रुख टांका की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए फ्रंट पे आपको पीकॉक मिल रहा है तो बैक में भी आपको पीकॉक ही दिखेगा। इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक टेक्निक जिसमें एक्चुअली में सिल्क के धागे का यूज होता है और इसको बोला जाता है यहाँ पे रूशी टिल्ला। ये वर्ड भी आप ध्यान में रखेंगे, रूशी टिल्ला जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पे, राइट। थीम्स की बात करेंगे तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, रॉयल लाइफ्स हो गया, नेचर सीन्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो चंबा रुमाल रिफ्लेक्ट द आर्टिस्टिक कन्वर्जेंस ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड पेंटिंग मेकिंग इट ए यूनिक कल्चरल आर्टिफैक्ट। अगर आप ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो याद रखिएगा इसको जीआई टैग जो है 2007 में वो प्रोवाइड किया गया था। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। कम टू द नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इस अनाउंसमेंट की बात करते हैं, देखो कैबिनेट का एक मीटिंग हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें हुई, नंबर ऑफ पोस्ट को अनाउंस किया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट की गई। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, वी विल अपग्रेड द 3 म्युनिसिपल काउंसिल्स हमीरपुर, ऊना, बद्दी बरोटीवाला इनटू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन्होंने बोला कि जो म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं इनको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएंगे, इन तीनों को बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो स्टेट की जो टोटल स्टेट में जो है राज्य में अब टोटल जो है वो 8 हो जाएंगी, इससे पहले 5 हैं। एडिशनली ये कहते हैं कि 2 नगर पंचायत जो है
यू कैन से नदौन और कुनिहार यहाँ पे होगा, विल बी अपग्रेडेड टू द म्युनिसिपल काउंसिल, और 6 नई नगर पंचायत जो है ये फॉर्म की जाएंगी। इंपॉर्टेंट जानना इसलिए है बिकॉज जब अर्बन लोकल बॉडीज की बात आती है तो एग्जामिनर बहुत एक्साइटेड होते हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, स्पेशली मेंस में, जो कि मैं आपको यहां भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं लेटेस्ट दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स ये समझ लो कि 1 साल के गैप में जो है यहां से सवाल पूछा ही गया है, इसलिए इस न्यूज को जानना बहुत जरूरी है। हाइलाइट्स की बात करेंगे तो यानी कि नई अर्बन लोकल बॉडीज जो है हिमाचल में बनाई जा रही हैं, 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 2 अपग्रेडेड म्युनिसिपल काउंसिल्स और 6 न्यूली क्रिएटेड नगर पंचायत यहां पे मेंशन की गई हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बेनिफिट क्या होता है जब एक म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो एक तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगी या एक पंचायत एक नगर पंचायत बनेगी। तो इन बेनिफिट्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी होता है ऐसा, यानी कि क्या ऐसे फायदे होते हैं उसके, तो आइए जान लेते हैं कि जब भी कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स एक म्युनिसिपल काउंसिल एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो यहां पे बहुत सारे यू कैन से एक्सपीरियंस वो करते हैं। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है रैपिड अर्बनाइजेशन जो है वो यहां पे एक्सपीरियंस किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनमें एक्सपेंशन जो है जनरली हो जाती है जब एरिया जो है अपग्रेड किया जाता है, जब स्टेटस अपग्रेड किया जाता है, तो यहां पे सबसे बड़ा जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं। यू कैन से दे हैड एक्सेस टू द एडिशनल फंडिंग, राइट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती हैं दे कैन टैप इनटू द लार्ज स्टेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जो होते हैं उनमें उनका एक तरह से भागीदारी हो जाती है, इंक्लूजन हो जाता है, जिस तरह से आप देखेंगे लाइक इस तरह की स्मार्ट सिटी मिशंस एंड ऑल। तो एक तरह कैन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इंक्रीज होता है। टैक्स रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इनकी जो पावर होती है उनमें एनहांसमेंट हो जाता है टू लेवी एंड कलेक्ट द प्रॉपर्टी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस और अदर जो रेवेन्यू स्ट्रीम अनेबल हैं, बेटर रिसोर्स जनरेशन जहां से हो सकता है, तो उनमें ये क्या कर सकते हैं, टैक्स जो है वो यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से यहाँ पे पावर इनकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट जो है वो होते हैं बिकॉज कॉर्पोरेशन जो होती हैं द टिपिकली हैव द मोर रिसोर्सेज एंड ऑटोनॉमी होती है इनके पास, यू कैन से फॉर द लार्ज स्केल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे रोड्स हैं, ड्रेनेज हैं, पब्लिक यूटिलिटीज हैं। तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं उनमें एक एज ये होता है कि यहां पे दैट इनके पास जो है ना ऑटोनॉमी भी होती है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दैट यहाँ पे मोर एसेंशियल मोर रिसोर्सेज भी इनके पास जो है यहाँ पे होते हैं। देन उसके साथ साथ बेटर गवर्नेंस जो है ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप देखेंगे तो कमिश्नर्स हैं और उसके साथ साथ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं जो इंप्रूव करते हैं इसकी एफिशिएंसी को इन द डिसीजन मेकिंग एंड द सर्विस डिलीवरी में, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अर्बन प्लानिंग को एनहांस किया जा सकता है, राइट। उसके साथ साथ पब्लिक सर्विसेज जो है उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है जब एक एरिया अपग्रेड यहाँ पे होता है। देखो जब आपके पास पावर्स एनहांस होती हैं तो उसके बाद आप मल्टी डायमेंशनल जो है मल्टी वेज में जो है आप लोग फोकस यहाँ पे कर सकते हैं किसी एरिया के, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स दैट बेनिफिट रहते हैं जब अपग्रेडेशन होती है एक एरिया की। लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब किसी एरिया को यहां से अपग्रेड किया जाएगा, राइट, जैसे म्युनिसिपल काउंसिल को कॉर्पोरेशन जो है वो कर दिया जाता है, तो उसमें सरकार के सामने कौन कौन से चैलेंजेस रहते हैं और यानी कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनसे दिक्कत आ जाती है। तो दिक्कत क्या आती है, देखो सबसे पहली आती है यू कैन से फिस्कल स्ट्रेस जो है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऑब्वियसली ऑलरेडी अगर डेट हम देखें तो 19,000 करोड़ का 90,000 करोड़ का तो डेट ही है हमारे पास। तो उससे क्या होता है दैट इसकी जो एबिलिटी होती है टू फाइनेंस द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्टाफ फॉर दीज न्यू कॉर्पोरेशंस वो बहुत लिमिट हो जाता है। तो सरकार के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि जो फिस्कल स्ट्रेस है उससे डील करना बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे बन जाता है। अपग्रेड तो हम कर दे रहे हैं लेकिन फिर उनको फाइनेंस किस तरह से देना है, कितना देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे दिया जाएगा, बिकॉज डेट हमारा इतना ज्यादा है, तो एक बड़ा इशू है। दूसरा अर्बन गवर्नेंस की डेफिशिएंसी जो है ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है फ्रेंड्स जो ऑलरेडी हमारे पास है बेहतर क्या रहता है कि उनको एम्पावर किया जाए। रिमेंबर
जैसे म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जो भी हैं हमारे पास, तो उनको एम्पावर किया जाए रेदर देन उनको स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन इन रियलिटी क्या हो रहा है, वो यहां पे एक दिक्कत वाली बात है, बिकॉज विदाउट एम्पावर द लोकल बॉडीज एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज, जो एक्सपेंशन होता है, रिस्क द ओवर स्ट्रेचिंग एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज, तो उसके ऊपर एक रिस्क जो है वो बना रहता है। तो हमें अपग्रेडेशन पे काम करना चाहिए रेदर देन, यू कैन से एम्पावरमेंट पे जो है हम लोगों को काम करना चाहिए रेदर देन अपग्रेडेशन में। तो ये एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने आता है। दूसरा आप देखेंगे तो पब्लिक ऑपोजिशन जो है ये भी यहां पे रहती है। देखो अक्सर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, द कंसर्न्स ऑफ द फोर्स अर्बनाइजेशंस स्पेशली फ्रॉम द रूरल कम्युनिटी मर्ज्ड इनटू म्युनिसिपल लिमिट्स में लीड टू द रेजिस्टेंस एंड द डिससैटिस्फैक्शन। क्यों? देखो क्या है, पब्लिक क्यों अपोज करेगी यार? देखो क्या होता है, पहली तो चीज, जब मान लो एक गांव है, एक विलेज की बात करते हैं, तो उनके पास ना एक विलेज की अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो उनकी एक विलेज की आइडेंटिटी जो है वो यहां से चली जाती है, कि रूरल आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं इसको। तो रूरल आइडेंटिटी जो है वो एक बड़ा केस बन जाता है। तो लोग जो है अपनी उस आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते, दे हैड वी कैन से डीप कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर लैंड। तो एक अर्बनाइजेशन जो है उसमें आपको देखने को मिलता है, तो लोग हमेशा जो है कंसर्न रहते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक तरह से टैक्स बर्डन जो है ना वो बढ़ जाता है। अगर आप लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आ गए और पहले आप पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो अगर आप हाउस रेंट की बात करते हैं तो हाउस रेंट जो है उन दोनों में जो है आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर बन जाता है। और तीसरा जो है उनको एक तरह से फियर ऑफ लॉस भी रहता है अपने लैंड का, बिकॉज क्या होगा दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जो है जब अर्बनाइजेशंस की जाएंगी तो अर्बनाइजेशंस के दौरान जो है उनके लैंड यहां से हाथ से जा सकते हैं, इसका भी एक मेजर कंसर्न उनको हमेशा रहता है। तो इसलिए पब्लिक ऑपोजिशंस जो है वो हम लोगों को फेस करना पड़ता है जब भी हम किसी एरिया को अपग्रेड करते हैं। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है, उसका भी एक तरह से कंसर्न हमेशा रहता है। जो करंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं वेस्ट ट्रीटमेंट के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अब ये तो म्युनिसिपैलिटी की बात होगी, लेकिन जैसे हाल ही में हमने जो योल कैंट था, उस योल कैंट को हमने क्या किया दैट मिलिट्री स्टेशन बना दिया और लोगों को जो है वो पंचायतों में इंक्लूड कर दिया। अब दिक्कत ये हो रही है कि जो पंचायतें इंक्लूड हुई है, पहले क्या था, पहले वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा था क्योंकि वो सीधे सीधे से आर्मी के अंतर्गत आते थे, कंट्रोल में आते थे। लेकिन अब जो दिक्कतें हैं पंचायत में, अगर आप देखेंगे दिक्कतें आपको मिलेंगी, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे दिक्कतें होंगी, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कतें होंगी, यहाँ पे सैनिटेशन की दिक्कतें होंगी, यहाँ पे वो सारी चीजें फिर उनको फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ जो है यहाँ भी एक दिक्कत आ जाती है जब एक बड़ा एरिया फिर इनके पास जब यहाँ पे आ जाएगा, देन उसमें अगर आप देखेंगे तो ये इश्यूज जो होते हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट जो है यहाँ पे करते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा चैलेंजेस ध्यान में रखने हैं कि सरकार के सामने जो है कुछ ऐसे चैलेंज रहते हैं कि इन एरियाज को इस तरह से अपग्रेड करना और यू कैन से अपस्केल करना, राइट। एम्पावरमेंट इज मस्ट बट अपग्रेडेशन एक कंसर्न्स है। अब सबसे बड़ी बात अगर आपसे ये पूछा जाए, अब मैं पूरी यूएलबीज की बात करता हूं, दैट हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यस अर्बन लोकल बॉडीज अराउंड अबाउट 66 हमारे पास अर्बन लोकल बॉडीज हैं और प्रॉब्लम्स क्या है उनके साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। अगर आप इन अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला है लिमिटेड फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों को देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं दे एक्चुअली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो था इनको एड ऑन किया गया था और उसके अंतर्गत जो है 18 फंक्शन जो है इनको असाइन किए गए थे, बट मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव नॉट रिसीव ऑल दीज। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की जो हम बात करते हैं तो वो भी एक बड़ी समस्या है अभी तक हमारे साथ इन यूएलबीज के साथ। दूसरी बड़ी समस्या है रिसोर्स की डेफिशिएंसी। देखो दिक्कत क्या है, अब इन्होंने बना तो दी है, देखो न्यूली इस्टेब्लिश्ड जो कॉर्पोरेशंस हैं जैसे सोलन, मंडी, पालमपुर हैं, अब यहाँ पे एक तरह से एडिक्वेट स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
फंडिंग नहीं है और ये हैविली रिलाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है हमारे पास। तो यूएलबीज के साथ ये चैलेंज हमेशा है। देन उसके साथ साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, यानी कि देखो ऑटोनॉमी तो है लेकिन फिर भी स्टिल दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो लोकल जो एमएलएज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, दे एक्ट एज अ डी फैक्टो डिसीजन मेकर्स बनते हैं वो, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, जो म्युनिसिपल बॉडीज की ऑटोनॉमी होती है उसको अंडरमाइन किया जाता है यहाँ पे, ये एक बड़ी दिक्कत है। देन उसके बाद लैक ऑफ प्लानिंग की बात आप कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपेंडेंसी की बात कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यूएलबीज की अगर हम बात करेंगे दे रिलाई ऑन द प्रॉपर्टी टैक्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट फंड एक्चुअली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, फाइनेंशियली वनरेबल बनाए जाते हैं ये और डिपेंड रहते हैं पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के ऊपर। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो अगर आप इन 4-5 दिक्कतों की भी बात करेंगे तो दिस इज मोर देन इनफ एक्चुअली में। तो उसके साथ साथ एम्पावर की बात यहां पे कर रहा है कि यूएलबीज को हमें एम्पावर करना चाहिए विद एडिक्वेट रिसोर्सेज, ऑटोनॉमी और उसके साथ साथ प्लानिंग कैपेसिटी। ये क्रूशियल है टू अचीव द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट, राइट। अब मैं बात कर लेता हूं, तो ये है कुछ एक समस्याएं, प्रॉब्लम्स विद यूएलबी। और आप यहां पे देख सकते हैं 2024 में इस बार सवाल आया था, इन हिमाचल प्रदेश द ऑटोनॉमी ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज इन द पोस्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इरा इज मोर होक्स कमेंट। यानी कि यहां पे बोला है कि हिमाचल प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता एक धोखा है, इस पे टिप्पणी करें। तो आपने समस्याएं बतानी है यहाँ पे कि अर्बन लोकल बॉडीज के बाद जो है 74th सीए के बाद भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या दिक्कतें जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड प्रीवियसली इन द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम 2024। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टाइम जो है वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा चुका है। लास्ट न्यूज की बात करते हैं आज की, और वो है आपके यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देखो हाल ही में क्या हुआ, एक 7 मेंबर्स की एक टीम जो थी सर्वे ऑफ इंडिया की, उन्होंने विजिट किया लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को। और क्यों विजिट किया, टू एड्रेस द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। कहां पे, सरचू और सिंकुला। याद रखना है आप लोगों ने, जब भी लाहौल और लद्दाख की बात आती है, हिमाचल लद्दाख की बात आती है, इन दोनों में एक एरिया है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है स्टूडेंट्स, बाउंड्री डिस्प्यूट एरिया है। उसमें अगर आप देखें तो सरचू और सिंकुला जो है वो है। आज मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट चले हुए हैं किन किन डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं, हाईलाइट्स की बात करेंगे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पे हिंडर्स हो रहे हैं, उनमें भी दिक्कतें आ रही हैं। देन दिक्कत ये भी है कि जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग राइट्स हैं हर्डर्स के, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज जो है टूरिज्म डेवलपमेंट की, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं फॉर द बाउंड्री रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत जो है ये दिक्कतें इनको यहाँ पे आ रही हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, दैट फाइंडिंग जो है सर्वे की वो सबमिट की जा चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फॉर द फाइनल अप्रूवल के लिए, राइट। और उसके साथ साथ लोकल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग जो कम्युनिटीज हैं और टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन जो है दैट एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरिटी एंड प्रमोट द कोऑपरेशन, कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं, क्या आते हैं, उनकी बात जो है यहाँ पे की जा रही है, देखी जा रही है। समझने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात बताता हूं। तो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के अदर स्टेट्स के साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में, जो कि सरचू और सिंकुला टनल इन दोनों रीजन्स के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। बिकॉज यहाँ पे अक्सर जो है क्लेम किया जाता है, और ये इशू लगभग 2013-14 के बाद जो है काफी लाइमलाइट में आया था, जब यहाँ पे जो दलाई लामा थे उनका एक वेन्यू था, उस वेन्यू के दौरान क्या किया गया था, दैट वो जो यू कैन से फोर्सेस थी, ठीक है जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में और यू कैन से इनकी लद्दाख की उस टाइम पे, तो वहां पे उन्होंने कुछ एक चौकीज बना दी थी, परमानेंट चौकीज। तो एक कंसर्न हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वहां से ये लाइमलाइट में आया था। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है दैट इन दोनों रीजन्स में जो है ये दोनों ही क्लेम करते हैं, किसी को वो बोलते हैं हमारा है, ये बोलते हैं हमारा है। दूसरा अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का आपको आनंदपुर साहिब और नंगल वाले जो रीजन हैं वहां भी आपको मिलेगा, यानी कि एक डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग राइट्स का और लैंड ओनरशिप का नियर द भाखड़ा नंगल डैम,
ठीक है। और ये इशू जो है ट्रेस बैक टू द यू कैन से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब इन 1966 विद हिमाचल क्लेमिंग दैट सम एरिया हिस्टोरिकली बिलोंगिंग टू इट। बिकॉज कहलूर का ये रीजन हुआ करते थे पहले, तो उससे कारण जो है हिमाचल सरकार जो है वो क्लेम करती है कि ये एरियाज जो है हमें बिलोंग करते हैं, तो एक डिस्प्यूट ये भी आपको मिलेगा। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बात करेंगे तो परमाणु और कालका को लेके जो है ये बाउंड्री डिस्प्यूट हमारे साथ यहाँ पे चलता है। जो लैंड डिस्प्यूट है अराउंड द इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ द परमाणु एंड नियर बाई कालका इन्वॉल्व ज्यूरिडिक्शंस ओवर द लैप्स बिटवीन हिमाचल सोलन डिस्ट्रिक्ट एंड हरियाणा। इसमें क्या है दैट हरियाणा क्लेम करता है उन रीजन्स को, नॉट हिमाचल, हरियाणा क्लेम करता है, तो ये एक डिस्प्यूट जो है आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड के साथ भी है मोरी ट्यूनी जो है एरियाज जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे द ट्यूनी मोरी बेल्ट इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैज सीन अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द बाउंड्री डिमार्केशंस अफेक्टिंग गवर्नेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि एक आपको ये भी डिस्प्यूट देखने को मिलेगा और ये सिरमौर के साथ आपको मिलेगा। देन उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर यानी कि लाहौल स्पीति और पांगी वाले जो रीजन्स हैं उनमें भी आपको डिस्प्यूट मिलेगा। वहां भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में यहाँ पे क्लेम किया जाता है जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है। तो एक बाउंड्री डिस्प्यूट आपको ये मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में दीज आर द इंपॉर्टेंट बाउंड्री डिस्प्यूट्स, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को इनका जरूर होना चाहिए। और इसमें हमेशा ज्यादातर लाइमलाइट में रहता है हमारा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का, जो कि सरचू पे है एंड सरचू इज द लास्ट डेस्टिनेशन बिकॉज उसके बाद जो है आप देखेंगे दैट वहां पे आपका बॉर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाता है लद्दाख का, इसलिए ये रीजन जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। एस्पिरेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, बिकॉज दीज करंट अफेयर्स आर फॉर द मेंस ओरिएंटेड और उसके साथ साथ आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए हैं। प्री में अक्सर आपको पता है हिमाचल का करंट जो है कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई कि कुछ ऐसी न्यूज हमें दिखती हैं, मिलती हैं जो प्री में भी हो सकती हैं, उनको भी हम ऐड ऑन करते हैं। बट यस, मेंस को जो है यहाँ पे टारगेट किया जाता है ताकि आप लोगों को सीधा सीधा आपके सिलेबस के साथ अटैच किया जा सके और वैल्यू एडिशन जो है आपकी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो है वो की जा सके। इससे पहले भी हमने करंट लिए हैं, आप उनको भी जाइए और देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।